अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहाँ होता है कि कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन कहाँ लगानी है और कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन कहाँ लगानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव श्रीवास्तव आज एक बार फिर से आपके सामने एक नई चुनौती को लेकर सामने प्रस्तुत होता हूं। मेरे पास मैंने एक वीडियो बनाया था सेक्शन 10A कंपनीज एक्ट 2013 को लेकर, जिसमें बहुत सारी क्वेरी और कमेंट्स आए। उसमें से कई लोगों को कंफ्यूजन था कि किस जगह हम कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगाएं या हम किस जगह कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन लगाएं। तो इसमें सिर्फ 2 लाइन में मैं आंसर देता हूं इसका। बाकी तो आप जानते हैं कंपाउंडिंग क्या होता है या कॉन्डोनेशन क्या होता है। अगर नहीं जानते तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा बनाऊंगा, बट मैं आपको आज पूरी जानकारी देकर जाऊंगा। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि कंपाउंडिंग होता क्या है। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी गलती कर दी और आप उस गलती को सुधारना चाहते हैं और उस गलती के लिए आप सेटलमेंट करना चाहते हैं। मतलब आप अपने डिफॉल्ट को गुड बनाना चाहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम किन किन अपराधों के लिए कंपाउंडिंग करा सकते हैं। कंपाउंडिंग सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस की हो सकती है जिसमें सिर्फ फाइन प्रेस्क्राइब्ड हो या जिसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ इस टाइप से लिखा हो, वहां पर हम कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगाते हैं। मतलब ये कि ये ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं। इसके बाद हम ये जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनकी कंपाउंडिंग पॉसिबल ही नहीं है। उसमें से सबसे पहला इम्प्रिजनमेंट ओनली। जिस किसी भी ऑफेंस को कमिट करने में सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है, इस तरीके के ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं होते। दूसरा, जहां पर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दिया होता है, ऐसे भी ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं होते। तीसरा, अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो गई है या पेंडिंग है इन्वेस्टिगेशन, तो इस तरीके के ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं होते। एक और चीज इसमें, अगर ऐसा कोई ऑफेंस है जिसकी आपने ऑलरेडी कंपाउंडिंग करा रखी है और अभी 3 साल से ज्यादा नहीं हुए, तो इस तरीके के ऑफेंसेस को आप कंपाउंड नहीं करा सकते। तो हमने जाना कंपाउंडिंग किसे कहते हैं, हमने जाना किस तरीके के ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं और किस तरीके के ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल हैं। अब अगर मान लीजिए आप अपने किसी डिफॉल्ट को गुड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको जो कुछ भी किया है आपने, उस डिफॉल्ट को आपको गुड बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई फॉर्म फाइल नहीं किया, तो सबसे पहले कंपाउंडिंग में जाने से पहले आपको उस फॉर्म को फाइल करना पड़ेगा और फॉर्म फाइल करने के बाद आपको कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगानी होगी। अब हम ये जानते हैं कि कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगती कहां पर है। तो सेक्शंस में प्रिस्क्राइब्ड है कि कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को लगाई जाएगी, लेकिन इसमें जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है वो होती है रीजनल डायरेक्टर या
NCLT होती है। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा मैटर आरडी के पास जाएगा और कौन सा मैटर एनसीएलटी के पास जाएगा? अगर आपके फाइन पेनल्टी की अमाउंट अप टू 25 लाख रुपीस है तो आपकी एप्लीकेशन आरओसी आरडी को भेज देता है। अगर इसके अलावा मतलब अगर 25 लाख रुपए से ज्यादा का फाइन है या कोई इंप्रिजनमेंट है और फाइन है तो इस तरीके की एप्लीकेशन आपकी एनसीएलटी के पास जाती है। अब दोस्तों एक और चीज कि जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी आरओसी के पास उसको GNL1 ये फॉर्म है और इस फॉर्म में आरओसी को एप्लीकेशन लगाई जाती है। अब हम इसके बाद जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो इस एप्लीकेशन के साथ जाएंगे। तो पहले तो आपको एक इसकी ड्राफ्ट एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, इसकी एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। अगर कभी आरओसी या आरडी ने कोई नोटिस या ऑर्डर पास किया है तो वो भी लगेगा। इसके बाद जो कोई भी व्यक्ति इस केस को रिप्रेजेंट करेगा उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से एक रेजोल्यूशन जिसके द्वारा ऑथराइजेशन मिलता है वो बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होगा। एक बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होगा जिससे किसी भी पर्सन को ऑथराइज किया जा सकता है उस एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए, और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि कंपाउंडिंग में जाने से पहले आपको वो डिफॉल्ट गुड बनाना है। गुड बनाने का मतलब आपको वो फॉर्म फाइल करना है और तभी आप कंपाउंडिंग के लिए जा सकते हैं। दोस्तों इसका प्रोसेस क्या होगा? तो सबसे पहले कंपाउंडिंग कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जिस किसी भी फॉर्म की कंपाउंडिंग करानी है या जिस किसी इवेंट की कंपाउंडिंग करानी है पहले आप उस इवेंट या फॉर्म को फाइल कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। आप अपने यहां कंपनी में बोर्ड मीटिंग होल्ड करिए। बोर्ड मीटिंग में पिटीशन को रखिए, डिसीजन लीजिए, किसी पर्सन को ऑथराइज करिए। ऑथराइज करने के बाद आपको GNL1 में फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने ऊपर बताए हैं वो लगाकर आपको फाइल कर देना है। आपके पास एक हियरिंग डेट आएगी, उस हियरिंग डेट में आपको जाना है। जाने के बाद आपको अपने सारे रीजनेबल ग्राउंड बताने हैं कि आपने ये फॉर्म फाइल क्यों नहीं कर पाए थे या ये इवेंट जो होना था वो आप नहीं कर पाए थे। इसके बाद जो भी ऑर्डर होता है, जो भी पेनल्टी लगाई जाती है, आप उसको MCA पोर्टल में जाकर पे कर देते हैं। ऑर्डर मिलने के बाद INC 28 में आपको वो ऑर्डर फाइल करना होता है और इस तरीके से आपका कंपाउंडिंग डन हो जाता है। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहां होता है कि कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन कहां लगानी है और कंडोनेशन की एप्लीकेशन कहां लगानी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन सिर्फ 2 जगह लग सकती है। पहली, या तो आपने कोई भी स्पेसिफिक इवेंट जो आपको करना था उस स्पेसिफिक इवेंट को होल्ड करने में या किसी को अपॉइंट करने में कुछ डिले कर देते हैं या होल्ड ही नहीं करते हैं या उसको कंप्लायंस ही नहीं करते हैं। दूसरा,
कोई फॉर्म जिसको आपको फाइल करना था विद इन अ रीजनेबल टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन द सेक्शन, वो आपने फॉर्म फाइल नहीं किया, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप उस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। पहली चीज स्पेसिफिक इवेंट, जहां पर आपको कोई चीज होल्ड करनी थी, किसी को अपॉइंट करना था, वो आपने नहीं किया और उस चीज को की देरी हो गई। दूसरा, आप किसी भी फॉर्म को फाइल करने में देरी कर देते हैं लेकिन आपका फॉर्म फाइल हो रहा है। इन दो इवेंट्स में आप क्या कर सकते हैं? कंपाउंडिंग करा सकते हैं। तो अब बात आती है कॉन्डोनेशन की, कि कॉन्डोनेशन कब हम कराएंगे। तो आइए मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं कि कंपाउंडिंग हम कराते क्यों हैं। कंपाउंडिंग इसलिए कराते हैं कि अगर आरओसी या आरडी या एनसीएलटी अगर कोई भी केस कोर्ट में चला जाता है तो पहली बात तो लिटिगेशन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा लगते हैं और इसके बाद जो टाइम लगता है उससे तो आप वाकिफ ही हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इन दो केसेस में आपको कंपाउंडिंग कर लेना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की। अगर हम बात करते हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की, तो सेक्शन 460 डील्स विद कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। कहता क्या है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जानी थी और आपने नहीं भेजी विद इन अ प्रेस्क्राइब्ड टाइम और आपके पास वो समय भी खत्म हो चुका है, मतलब आपका फॉर्म फाइल नहीं हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगानी होगी। दूसरी चीज, 460 का एक पैरा ये भी बोलता है कि अगर कोई भी फॉर्म जो रजिस्ट्रार के पास फाइल करना था आपने फाइल नहीं किया विद इन अ रीजनेबल टाइम और वो समय निकल गया, अब आप उस फॉर्म को फाइल कर ही नहीं पा रहे, मतलब आपकी फाइलिंग ही नहीं हो पा रही। एमसीए पोर्टल में एरर दिखा रहा है कि ये आप आईएनसी 28 फाइल करिए तभी आप ये फाइल कर सकते हैं, तो आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कराना पड़ेगा। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन CG1 में जाती है। इसमें जो डॉक्यूमेंट जाते हैं वही सेम एप्लीकेशन बनेगी, बोर्ड रेजोल्यूशन जाएगा, अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी जाएंगे। या एक चीज और, इसमें आपको एप्लीकेशन के साथ एक डिटेल में रीजन देना होगा कि आप ये डिले क्यों हुआ और आप रिलीफ क्या चाहते हैं, यह आपको बनाकर उसको देना होगा। CG1 में ये सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आपको भेजना है। तो अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो कंपाउंडिंग सिर्फ दो केसेस में हो सकती है। एक तो स्पेसिफिक इवेंट कोई था वो नहीं हुआ, या हम फॉर्म फाइल कर सकते हैं बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड टाइम, हमारा फॉर्म फाइल हो रहा है लेकिन वो एक डिफॉल्ट तो है ही, क्योंकि जो 403 का सबसेक्शन 2 है वो ये बोलता है कि अगर आपने कोई भी कंप्लायंस उस पर्टिकुलर सेक्शन में गिवन रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं किया है तो कंपनी और ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी भी लगेगी और पनिशमेंट भी लगेगा। लेकिन मैं अभी 403 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो की बात करूं तो इन दो प्रोवाइजो को पढ़ के ऐसा लगता है कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एक तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि इसमें वहां लिखा है कि आप एडिशनल फीस के साथ सेक्शन जो एजीएम वाले हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट वाले हैं उनके फॉर्म एडिशनल फीस के साथ आप फाइल कर सकते हैं। दूसरा, अदर देन दीज टू, मतलब एजीएम और बुक्स ऑफ अकाउंट को अगर छोड़ दें और कोई भी कंप्लायंस
करना है तो वो भी आप एडिशनल फीस के साथ फाइल कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं दिया गया। तो अगर मैक्सिमम पीरियड नहीं दिया गया है, इट मींस कि अगर हम रीजनेबल टाइम तक कोई कंप्लायंस नहीं करते और बियॉन्ड रीजनेबल टाइम हमारे पास ऑप्शन है कि हमारा फॉर्म फाइल हो रहा है, तो हम कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और यही दोनों के बीच का डिफरेंस है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत मेहनत करके मैंने बनाया है। अगर आपको पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट करिए। मेरे पास जब समय होगा मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है, एक अवेयरनेस, एक नॉलेज शेयर करना लोगों के साथ, सो दैट जो लोग छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं वो आगे फ्यूचर में ना। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था, उन्होंने अपनी क्वेरी पूछी थी, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने पूछा था कि उनकी एक सेक्शन 8 कंपनी है जो उन्होंने 17 जनवरी 2020 को बनाई थी और एज पर सेक्शन 10A जो फॉर्म 20A जाना होता है वो 180 दिन के अंदर जाना होता है। तो इनका कहना था कि हमारा जो फॉर्म है वो 15 जुलाई 2020 तक चले जाना चाहिए, लेकिन इनका फॉर्म ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि इनमें 4 शेयर होल्डर थे, तो 2 शेयर होल्डर ने अपनी सब्सक्रिप्शन मनी डिपॉजिट कर दी थी, बट 2 शेयर होल्डर ने अपनी सब्सक्रिप्शन मनी डिपॉजिट नहीं करी थी, जिसकी वजह से इनका फॉर्म आज तक डिले है। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा इनको कि अगर आपका फॉर्म विद एडिशनल फीस फाइल हो जाता है तो आप कंपाउंडिंग करा लीजिएगा। अगर आपका फॉर्म 20A फाइल नहीं होता है तो आप कंडोनेशन ऑफ डिले की तरफ जा सकते हैं। अब इसमें एक चीज और जोड़ता हूं दोस्तों, आप या तो आपने कंडोनेशन की एप्लीकेशन नहीं लगाई या कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगाई बट डिले कंडोन नहीं किया गया, तो याद रखिए इन दोनों की रिपोर्टिंग होती है कहां पर, MR3 जो सेक्रेटेरियल ऑडिट का एक रिपोर्ट का फॉर्मेट है, वहां पर इसकी रिपोर्टिंग होती है। साफ साफ लिखा जाता है कि कंडोनेशन ऑफ डिले नहीं हुआ या हमने एप्लीकेशन नहीं लगाई, और साथ ही साथ MGT 8 जो प्रैक्टिसिंग CS सर्टिफिकेट देता है उसमें भी ये चीज मेंशन की जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।